अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रार आफ। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज के शो में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। फिर उसके बाद सरगोदा एटीसी जज में जो समाप्त हुई है आज। फिर उसके बाद सर ये जो सहाफ़ियों ने आज एहतजाज किया है पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पहले पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया सैलरीज को लेकर, और ये जो स्लैब्स मुतारिफ कराई है इस रिलेटेड। तो सर सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे। पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, बेनतीजा खत्म रहा। बिलावल भुट्टो घर चले गए, तमाम जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे वो वॉकआउट करके। उसके बाद आज जो दूसरा दौर हुआ जिसपे यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि खाली बजट का मामला नहीं है, हमने पहले भी कहा है कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। बर्मला उन्होंने इजहार किया है आज दूसरे मुज़ाकरात में। तो आपको क्या लगता है ये दूसरे मुज़ाकरात क्या कामयाब होंगे या इवेंचुअली तीसरे मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? देखें, पीपल्स पार्टी को इस बात पर एहतजाज तो नहीं कर रही कि टैक्स लग गए हैं। पीपल्स पार्टी ना इस बात पर एहतजाज कर रही है कि बिजली महँगी है। पीपल्स पार्टी ना इस बात पर एहतजाज कर रही है कि पेट्रोल पर लेवी टैक्स बढ़ाया गया है। ना इस बात पर एहतजाज कर रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी के मसाइल नहीं है। पीपल्स पार्टी का मसला है उसे वज़ारतें नहीं मिल रही। उनसे डील गलत हो गई है। पहले तो बड़ा पहाड़ पे चढ़ के उन्होंने कहा हमें वज़ारतें नहीं चाहिए, हमें वज़ारतें नहीं चाहिए। क्योंकि उनका ख़्याल था कि ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, हम क्यों ये अपने सिर पे गंद लें। अब उन्हें नज़र आ रहा है ये तो चल गई है, इसने तो 5 साल रहना है और हम बाहर बैठे रहेंगे। तो ये जो बाहर बैठना है ना, ये काबिल कबूल नहीं है। अब इस बार वो अभी मरकज़ की वज़ारतों पर कम ज़ोर दे रही हैं, ज़्यादा पंजाब में वज़ारतों पर ज़ोर दे रहे हैं, जिसके बारे में मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है कि जब हमें आपकी पंजाब में वोटों की ज़रूरत नहीं, तो वज़ारतें क्यों दें आपको? सिंध में पीपल्स पार्टी नून लीग को वज़ारतें देगी, सिंध में पीपल्स पार्टी को नून लीग की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पंजाब में नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो वज़ारतें तो ज़रूरत के हिसाब से देनी है और पंजाब में जो वज़ारतें लेने की कोशिश है, उसमें मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बाजू मरोड़ा जा रहा है। और ये कि जी हमारे पास पंजाब में स्पेस नहीं है, तो नून लीग हमें स्पेस स्पेस दे। उस स्पेस कोई किराए की चीज़ है जो आपको पॉलिटिकल स्पेस किराए पे दे दी जाए। पॉलिटिकल स्पेस सियासी जमात ने अपने ज़ोर बाज़ू पर हासिल करनी होती है। आपका जितना ज़ोर बाज़ू है, उतनी आपको स्पेस मिल रही है, गवर्नर आपको मिल गया है। अब आप चाहते हैं कि 3-4 वज़ारतें भी आपको मिल जाएँ ताकि पूरी हुकूमत का मज़ा आप आराम से लूट सकें। और अब मरियम नवाज़ जो है वो उनको वज़ारतें देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज कहा गया है कि अब कुछ मामलात पंजाब के हैं, वो मरियम नवाज़ से डिस्कस होंगे। तो मरियम नवाज़ पे अब दबाव डाला जाएगा कि आप पीपल्स पार्टी के लोगों को कैबिनेट में शामिल कर। मेरी राय में तो नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में छोड़ना चाहती है हुकूमत को तो छोड़ दे। मरकज़ के इलेक्शन दोबारा करा लेते हैं। मरकज़ के इलेक्शन कराने में क्या प्रॉब्लम? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। वो कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम दोबारा जीत जाएँगे। इसी तरह केपी पीटीआई जीत जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनके दरमियान मुकाबला होगा। सिंध पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बलूचिस्तान की एमएनए की सीटों का वही हाल हो जाएगा जो बलूचिस्तान की हुकूमत का है। वाहिद सूबाई हुकूमत जो डिसमेंटल होगी, वो बलूचिस्तान की है और उसमें नून लीग और फजलुर रहमान मिलकर भी बलूचिस्तान की हुकूमत बना सकते हैं और पीपल्स पार्टी के हाथ से बलूचिस्तान निकल भी सकता है। अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ छोड़ेगी तो बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी की खत्म हो जाएगी। वहाँ नून लीग और जेयूआई मिलकर बना लेंगे। नून लीग ने अभी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला को सपोर्ट किया हुआ है, फिर जेयूआई के वज़ीर आला को सपोर्ट कर देगी और मरकज़ के इलेक्शन दोबारा कॉल हो जाएंगे कौमी असेंबली के, फिर क्या होगा? इसलिए मेरे ख्याल में वो पीपल्स पार्टी को बारे में नहीं होगा, उनकी जो 4 सीटें जो हैं वो कम हो जाएँगी इस तरह अगर अब दोबारा सिर्फ़ कौमी असेंबली के इंतखाबात होते हैं। वैसे तो मंजूर वसान साहब ने कहा है कि उन्हें 3 माह में नए कौमी असेंबली के इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, शायद पीपल्स पार्टी इस तरफ जाना चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये काबिल कबूल नहीं है। कि इस वक़्त आसिम मुनीर पीटीआई के इस कदर दबाव में हैं कि अगर हम भी कोई वज़न डालेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी और वो 2 पद सियासी जमातों से तो आसिम मुनीर नहीं लड़ सकता ना।
एक तरफ पीटीआई से लड़ रही हो फौज और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से भी लड़ने लग जाए, तो पीपल्स पार्टी की ये कैलकुलेशन है कि इस वक़्त फौज उनसे नहीं लड़ सकती। लिहाज़ा फौज मुस्लिम लीग नून को कहेगी कि आप देखें ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हमने हुकूमत चलानी है, आप उनको वज़ारतें दे दें। लिहाज़ा पीपल्स पार्टी की ये कैलकुलेशन है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव में है और उस दबाव के नतीजे में वो पंजाब में वज़ारतें हासिल कर सकते हैं। वरना पंजाब में वज़ारतों के लिए उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, मरियम नवाज़ उस कमेटी को मिलने के लिए नहीं तैयार थी कि मुझसे किस बात की वज़ारतें माँग रहे हैं, मुझे इनके वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। तो वज़ारतें क्यों दूँ? मेरी अपनी अक्सरियत मौजूद है, मेरी अपनी एक पार्टी की अक्सरियत है, मैंने अपनी हुकूमत बना ली है। इनको मरकज़ के खाते में गवर्नर मिल गया, काफ़ी नहीं। तो लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में वज़ारतें लेने के लिए बेताब है। उनका ख़्याल है अगर हम पंजाब में वज़ारतें ले लेंगे, तो उसके नतीजे में हमारी अगली दफ़ा सीटों में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये कोई गुड टेस्ट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अवाम तो देख रही है ना कि उनका बजट पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उनका इख्तिलाफ़ है वज़ारतें लेने पर। भई उस वक़्त आपकी सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव ने तो बड़ा चढ़-चढ़ के कहा था हम कोई वज़ारत नहीं लेंगे। 2 दिन सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव और बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कोई वज़ारत नहीं लेंगे। भाई 4 महीने में ही आपकी सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव टूट गई है और उसके सारे फैसले भी खत्म हो गए हैं। वो कहाँ गया वो सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव का इजलास, वो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, वो ये सारा कुछ कि हम वज़ारतें नहीं लेंगे, हम बाहर बैठकर देखेंगे। भई बाहर बैठकर देखना है, कोई 1 साल देखें, कोई 2 साल देखें, 3 महीने में ही आपने बाहर बैठकर देखकर आपका पेशेंस जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। हुकूमतों को आप साल 2 साल का मौका देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपका वज़ीर आला इजलास में मौजूद था जिसमें बजट पर बात हुई। मुराद अली शाह साहब उस पे दस्तखत करके गए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कि अब बहुत ही पीपल्स पार्टी में बिलावल पर भी प्रेशर है और पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनसे बड़ी गलत डील हो गई है। उनको बराबर वज़ारतें जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, उनके पास 8-10 वज़ारतें थी मरकज़ की, उस तरह की डील करनी चाहिए थी। ये गलत डील हो गई है और इस डील का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए खुर्शीद साहब भी तड़फ रहे हैं, शर्मिला फ़ारूकी भी तड़फ रही हैं। नवीद कमर भी तड़फ रहे हैं, बिलावल भी तड़फ रहे हैं, सब वज़ीर बनने के लिए तड़फ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमने बड़ी ट्रेन मिस कर दी है और हम वरना आज हम वज़ीर होते, हमारी बड़ी वाह-वाह होती। तो ये बजट का इख्तिलाफ नहीं है, ये वज़ारतों का इख्तिलाफ है और एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की बात। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट गारंटर है इस सारी डील की। अगर डील से पीछे हट रही है, तो पीपल्स पार्टी हट रही है और एस्टेब्लिशमेंट से अपनी डील के पीछे हट रही है। तो ये कोई एस्टेब्लिशमेंट के सामने उनका जेस्चर गुड नहीं जा रहा है। ये ठीक है कि पीपल्स पार्टी की ये राय हो सकती है। इस वक़्त ये सोच हो सकती है कि फ़ौज 2 माज़ों पर नहीं लड़ सकती, लिहाज़ा हमारे से लड़ाई नहीं खोलेंगे और हमारी बातें मानी जाएँगी। तो वो एक ख़ास सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अदालती मामलात को लेकर। तो सरगोदा एटीसी जज के जो खत थे उस पर आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दबंग रिमार्क्स दिए गए हैं। उनकी जानिब से आईजी पंजाब और आरपीओ को कहा गया कि आपने सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए थे, तो जिस पर आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया कि सीरियस थ्रेट्स थे जिसकी वजह से रास्ते बंद किए गए। फिर उस पर उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर आपका दोहरा म्यार नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये। तो सर व्हाट डू यू से ऑन इट? आप इस तमाम ये जो समात है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जज साहब ने एक तो कहा कि मुझे किसी आदमी ने मिलने की ख़्वाहिश का इज़हार किया और वो इंटेलिजेंस का अफ़सर था। उनसे पूछा गया वो कौन है? तो वो कहते हैं मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उसने मुझे फ़ोन पर कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने इनकार कर दिया, तो वो इंटेलिजेंस का अफ़सर था। अब पता नहीं वो था या नहीं था, उस किसका फ़ोन था और वो किसके फ़ोन को ये समझे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि भागलपुर में उनके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ था ना गैस का, वो आईएसआई ने तोड़ दिया है। मतलब आप हिसाब लगाएँ कि जज साहब का घर है भागलपुर में, वहाँ बाहर किसी ने गैस का मीटर तोड़ दिया है और जज साहब का ये ख़्याल है कि उनके घर का वो जो गैस का मीटर है ना, वो आईएसआई ने तोड़ा है। उसके बाद उनका ये भी ख़्याल है कि उनको एक जाली बिल वसूल हुआ है, जो असली बिल नहीं है, किसी ने उन्हें जाली बिल बना के भेजा है, तो वो भी आईएसआई ने उनको भेजा है। भाई आईएसआई ने भेजना हो, असली बिल भेज दे। उसके बाद जी ट्रांसफ़ार्मर उड़ गया ना जो उनके बाहर, वो ट्रांसफ़ार्मर भी आईएसआई ने उड़ाया है। गर्मी इतनी पड़ रही है, हर मोहल्ले में ट्रांसफ़ार्मर उड़ा है। ज़रा कैलकुलेट कर लें ये कि पंजाब में पिछले 15 दिन में कितने ट्रांसफ़ार्मर उड़े हैं, सारे आईएसआई ने उड़ाए हैं। तो मेरे ख़्याल में कुछ जज साहब जजों को ना आईएसआई फ़ोबिया हो गया है।
वो समझते हैं उनके साथ जो भी हो रहा है ना, अगर उनके घर का मीटर भी खराब हो गया तो वो आईएसआई ने किया है। अगर उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो आईएसआई ने किया है। अगर उनको किसी का फ़ोन आ गया तो वो आईएसआई ने किया है। ये जज इतने या तो खौफ का शिकार हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आती इनके पास क्या है। अब दुर सूरत-ए-हाल क्या है? उन्होंने कहा जी कि जज साहब को जो फ़ोन आया ना, उसकी उसका पता कराया जाए। वो पता लगा जी बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर कर दिया है कि कोई टेलीफ़ोन कंपनी किसी का सीडीआर जो है वो पुलिस को नहीं देगी, कॉल रिकॉर्ड नहीं देगी। पंजाब में हज़ारों मुकदमात की तफ्तीशें रुक गई हैं बाबर सत्तार के इस फैसले से। वरना टेलीफ़ोन रिकॉर्ड से बहुत सी तफ्तीश हो जाती थी, कोई गुम जाता था, कोई अगवा हो जाता था, कोई डाकू होता था, बहुत सारे दहशतगर्दी के मुकदमात भी जियो फेंसिंग, कॉल रिकॉर्ड से सारा पता लगाया जाता था। बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि कोई किसी की सीडीआर नहीं दी जाएगी। तो आज जब कहा गया कि जज साहब को जो थ्रेट्स हैं उसकी सीडीआर देखी जाए, तो पुलिस ने कहा कि जी अदलिया ने तो मना कर दिया है कंपनियों को, हम कैसे जियो फेंसिंग कराएँ? बाकी एक थ्रेट था जिस पर हमने अदालत जाने के रास्ते बंद किए हैं, वो थ्रेट हम आपको अकेले में दिखा देते हैं। मैं मान सकता हूँ मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि थ्रेट जाली था और जज साहब को मज़ीद दबाव में लाने के लिए जो है जब देखा कि जज डर रहा है, जो जज घर का मीटर टूटने से डर जाए और जो जज ट्रांसफार्मर उड़ने से डर जाए उसके उसके लिए अदालत के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। तो जजों को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि उनके ट्रांसफार्मर उड़ जाएँ या घरों के मीटर टूट जाएँ, तो वो पकड़ के चीफ जस्टिस को शिकायत लगाने लग जाएँ, सर मेरा मीटर टूट गया है, सर मेरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ये कोई शिकायतें हैं और आप इन सब की ज़िम्मेदारी आईएसआई पे डाल सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की अदलिया को हुआ क्या है कि अब ये जज साहब की 2 बुनियादी शिकायतें हैं। एक इनके घर का मीटर उड़ गया है और एक इनका ट्रांसफार्मर उड़ गया है और ये समझते हैं ये दोनों काम आईएसआई ने किए हैं। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई और फिर सहाफियों ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने अपनी जो नाराजगी है उसका भरपूर तरीके से, मुद्दाना तरीके से इजहार किया कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है 15 से 25%। लेकिन जो हम सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, हम मीडिया में काम करते हैं, तो हमारी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं हुआ और हमें उस तरह से बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते। तो फिर हम क्यों पिस रहे हैं? ये बात ठीक है कि जिस तरह सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होता है, प्राइवेट सेक्टर में उस तरह तनख्वाहों में इज़ाफ़ा नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर में कई-कई साल, कई दफ़ा इतना स्लंप रहता है कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होता भी नहीं, मीडिया के अलावा भी। प्राइवेट सेक्टर में कोई तनख्वाहों में इज़ाफ़े का कोई बाकायदा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। और ये जब टैक्स बढ़ाया जाता है, मतलब आपने 25% सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें बढ़ाकर अगर को 5% टैक्स बढ़ा भी दिया है, तो उनकी सैलरी कुछ बढ़ी है। लेकिन अगर मेरे से बात की जाए तो मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ी और मेरा टैक्स बढ़ गया है। तो मेरी सैलरी तो इस बजट के बाद कम हो गई है, क्योंकि मेरी तनख्वाह तो 25% नहीं बढ़ी ना सरकार के फैसले के बाद। प्राइवेट सेक्टर में तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगा दिया गया है। अब या तो सरकारी और प्राइवेट मुलाज़मीन के टैक्स को अलग करना हो। क्योंकि जो मराहत सरकारी मुलाज़मीन को हाज़िर है, जो तनख्वाहों में इज़ाफ़े सरकारी मुलाज़मीन को हासिल है, वो प्राइवेट मुलाज़मीन को नहीं है। और प्राइवेट मुलाज़मीन ज़्यादा पिस रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती हैं और उनके टैक्स आप बढ़ा देते हैं। ये ठीक बात है, मीडिया में तो तनख्वाहें कई इदारों में तनख्वाहें मिलती ही नहीं है, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कई सेठ तो तनख्वाहें देते भी 2 महीने बाद 1 तनख्वाह दे दी, 3 महीने बाद और कई जगह जहाँ तनख्वाहें मिल भी रही हैं, वहाँ इज़ाफ़े का तसव्वुर नहीं है। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इस हद तक मीडिया ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर पूरे का ये मौक़िफ़ है कि हमारी तनख्वाहों में तो 25% इज़ाफ़ा नहीं हुआ। हुकूमत के पास कोई मैकेनिज़्म है कि हुकूमत तमाम प्राइवेट सेक्टर के सेठ बिरादरी को कहे कि अपने मुलाज़मीन की बैक जुम्बिश कलम 25% तनख्वाहें बढ़ा दें। नहीं बढ़ाएँगे सेठ। आप टेक्सटाइल में कोई 25% बढ़ाएगा, कोई और सेक्टर में 25% बढ़ाएगा, रियल एस्टेट में 25% कौन बढ़ाएगा 25% तनख्वाहें? तो इसलिए ये जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाज़मीन की टैक्स बढ़े हैं, इससे उनको नुकसान हुआ है। आखिर में मैं वो बात करना चाहता हूँ मौलाना फज़लुर रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात की। तो मौलाना फज़लुर रहमान ने एक न्यूट्रल सी ऑपोज़िशन बन गए हैं, जो पीटीआई से भी बात कर सकती है और हुकूमत से भी बात कर सकती है। मेरे ख़्याल में मौलाना फज़लुर रहमान को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ को कि वो गवर्नमेंट से उनकी बातचीत करा दे। महमूद खान अचकज़ई से तो कोई बात नहीं करेगा, ना महमूद खान अचकज़ई से का हुकूमत से कोई ट्रस्ट लेवल है। अगर पीटीआई की हुकूमत से कोई बातचीत करा सकता है, तो वो सिर्फ़ मौलाना फज़लुर रहमान है।
और अगर ये काम इमरान खान फजलुर रहमान से एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात का ले लें, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतरी होगी और कोई इमरान खान का भला भी हो जाएगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्ट्रीट पावर इमरान खान के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं है। उनको रियासत का मूड पता है, वो इमरान खान के लिए अपनी सियासी जमात को कुट क्यों पड़वाएँ? लेकिन वो इमरान खान के लिए एक मुज़ाकरात का रास्ता और जिरगे का रास्ता ज़रूर खोल सकते हैं। हुकूमत भी मौलाना से बात करने को तैयार है और पीटीआई भी मौलाना से बात करने को तैयार है। तो मेरे ख्याल में मौलाना ब्रिज भी बन सकती हैं और मौलाना एक पुल का क मौलाना जो है, वो एक मीडिएटर भी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।